जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश तोमर मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्त अपने दोस्तों और चाहने वालों के पास वीडियो शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देख पाए। और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है ए ने दो वस्तुएं 4,680 व 7,020 रुपए में खरीदी और उन्हें क्रम से 6% तथा 14.5% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा ए ने दो वस्तुएं, पहली वस्तु 4,680 और दूसरी वस्तु 7,020 रुपए में खरीदी। इनका रेशो निकालो, कैंसिल करो। 2340 दूनी 4680 और 2340 दिया 7,020। पहली वस्तु पर 6% लाभ दिया और दूसरी वस्तु पर 14.5% का लाभ दिया। तो 14.5 को मैं लिख सकता हूं 6 प्लस 8.5%, क्योंकि 8 प्लस 8.5 प्लस 6 कितना होगा 14.5। देखो 6% कॉमन रख दी है तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो 6% का लाभ प्लस 8.5, ये लाभ मल्टीप्लाई 3 गुणा 3 बटे में, टोटल कितना है 3 और 2 5, 5 से भाग करो, 17 5 85 मतलब 1.7, ये हो गया 6 प्लस 17 क्या मतलब 5.1%, तो 6 और 5 कितना हो गया 11.1%, तो कुल लाभ कितना आया 11.1%। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जल्दी जल्दी नोट करिए। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा है पांच संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है और सभी संख्याओं का औसत 136 है, तो छठी संख्या क्या होगी? सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना है। अगर मैं मान लू छठी संख्या x है तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा छठी संख्या का 7 गुना, मतलब 7x हो जाएगा। नहीं, 5 छठी संख्या x है, 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, तो इसका 7 गुना 7x। इसमें 6 संख्याओं का औसत 136 है, तो औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर हो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। योग बराबर क्या होगा? औसत गुना कुल संख्या। तो योग निकाल लो, तो 7x प्लस x बराबर औसत गुना, औसत है 136 गुना कुल संख्या है 6। 7 और 1 8x बराबर 136 गुना 6। 8 से करो कैंसिल, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, तो x बराबर आ गया 17 सिक्का 102, तो छठी संख्या हमारी आई 102। यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी जल्दी नोट कीजिए क्वेश्चन को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, यदि एई अनुपात ईसी बराबर 4:5 और चतुर्भुज डीईबीसी का क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश करें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC DE समांतर है BC के, मतलब DE है, DE समांतर है BC के। फिर कहा क्वेश्चन में AE अनुपात EC, AE अनुपात EC का जो रेशो दिया इसने दिया 4:5 और DEBC का क्षेत्रफल दिया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा जो क्षेत्रफल होगा स्क्वायर में होगा। देखो अगर ADE, इस त्रिभुज से बात करो ADE और एक बात करो कंप्लीट त्रिभुज ABC। अगर मैं कंप्लीट त्रिभुज ABC में से ADE का क्षेत्रफल घटा दूं तो DEBC का क्षेत्रफल बचेगा नहीं। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा, तो इसकी साइड है 4, तो स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16। अब देखो पूरी साइड कितनी होगी, 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर होगा 9 9 81। ABC में से अगर ADE का क्षेत्रफल घटा दो चतुर्भुज DEBC का क्षेत्रफल बचेगा, तो घटाओ 81 में 16 गए, ये 5 और ये 65 यूनिट बराबर 65 यूनिट। लेकिन क्षेत्रफल कितना दिया 130, तो 65 यूनिट बराबर 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने कहा ADE का क्षेत्रफल, तो ADE का क्षेत्रफल कितना है 16 यूनिट। देखो 65 यूनिट का 2 गुना है या नहीं, तो इसका भी 2 गुना कर दो, तो 16 यूनिट का 2 गुना कितना होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना आया ADE का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है दो लंबवर्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 8:15 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? सोल्व करने की कोशिश करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कहा दो लंबवत बेलनों के आधार की त्रिज्या मतलब R1 और R2, इनका जो रेशो दिया 8:15 दिया। अगर R1 8 सेंटीमीटर है तो R2 होगी कितनी 15, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात मतलब H1 और H2 कितना दिया 5 और 4। देखो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो V डायरेक्ट आयतन का अनुपात निकालो V1/V2 बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म होगी, तो पाई को छोड़ दो मतलब आर स्क्वायर एच, तो आर का स्क्वायर करो 8 8 64 और 15 15 225। आर स्क्वायर एच, एच है 5 और 4 से कैंसिल करो 16 चौका 64, 5 से करो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो V1/V अनुपात V2 बराबर कितना आ गया 16:45। यही हमारा आंसर होगा। जल्दी से जल्दी नोट करिए। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए हो कमेंट जरूर करके बताइए। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत
एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत 60.5 है। जब 65 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 विद्यार्थियों को कक्षा में शामिल किया जाता है तो सभी विद्यार्थियों के औसत वजन में 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या क्या है? क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन में कहा है कि 7.5, इसने कहा कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 है। औसत वजन 60.5 है और यदि 65 किलोग्राम वाले 8 विद्यार्थी और आ जाए तो कितने किलोग्राम वाले? 65 किलोग्राम वाले। तो 60.5 से कितना ज्यादा है? 4.5 अधिक है एक व्यक्ति का वजन, लेकिन व्यक्ति आए कितने? 8। तो अधिक 4.5 गुना 8 होगा, लेकिन कुल का वजन जो औसत वजन है वो बढ़ा 0.9 किलोग्राम। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 9 पंजे 45। तो कुल संख्या बराबर कितनी आई? कुल संख्या बराबर 5 40। तो प्रारंभ में कितने थे? अब 8 व्यक्ति और आए तो 8 घटा दो तो 40 में से 8 के कितने बचे? 32। तो प्रारंभ में कितने छात्र थे? 32 छात्र। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है n संख्याओं का औसत 58 है। n संख्याओं का औसत 58 है। यदि 65% संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें। आइए क्वेश्चन सॉल्यूशन तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा n संख्याओं का औसत 58 है। तो औसत कितना दिया स्टार्टिंग में? 58। फिर कहा ऐसा 65% संख्याओं 65% संख्याओं में प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए और शेष संख्या में 9 घटा दिया जाए। अब देखो संख्या अपने में 100% होगी, 65% में 16 जोड़ रहा है तो शेष संख्या कितनी बची? 35%, क्योंकि 65 और 35 कितना होगा? 100। इसमें 9 घटा रहा है तो सबसे पहले जो परसेंटेज है इनका रेशो निकाल दो। 5 सत्ते 35 और 13 पंजे 65। तो रेशो आया 13:7। अब देखो जो 65% संख्या में 16 जोड़ रहा है और 35% संख्या 9 घटा रहा है तो इस 9 को मैं लिख सकता हूं 16 माइनस 25, क्योंकि 25 में 16 में से 25 गए माइनस के 9 बचेंगे। देखो 16 नेट वृद्धि, तो वृद्धि बराबर देखो 25 सिक्का 175, लेकिन कुल कितने हैं? 13 और 7 20। तो 20 से भाग दो, 20 अट्ठे 160 कितने हो गए? ये 16 माइनस 8.75। 16 में से 8.75 घटे कितने हो गए? ये हो गए बचे 7.25 की वृद्धि। पहले औसत 58 था, अब 7.25 की वृद्धि हो रही तो जोड़ दो 7.25 तो कितना होगा? 65.25। तो न्यू एवरेज नया औसत कितना होगा? नया औसत होगा 65.25। नोट के जल्दी। आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है
अगले क्वेश्चन में कहा है कि 137 की पावर 13 की पावर 47 में इकाई का मान क्या होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैं बताया था, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि अगर किसी की पावर a की पावर m की पावर n हो तो इसे मैं लिख सकता हूं a की पावर m गुणा n। तो ये हो जाएगा 137 की पावर 13 गुणा 47। देखो मैंने बताया जब इकाई का मान निकाल पावर को 4 से विभक्त कर दो, तो 13 गुणा 47 को 4 से भाग करेंगे तो 4 क्या 12, रिमाइंडर कितना बचा 1, और 11 चौक 44, यहाँ रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचा 11 चौक 44, 47 में से 44 गए 3, मल्टीप्लाई है तो 3 एकम 3। तो मैं बताया जब जो शेष है जो भी शेष मिलेगा, मैंने बताया था जो 7 की जो भी इकाई का मान होगा उसकी पावर शेषफल करके आंसर देंगे। तो इकाई का मान कितना है 7, लेकिन शेष कितना बचा 3, तो 7 की पावर 3, 7 करो 7 की पावर 3, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, क्योंकि पावर का मतलब है जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई। तो इसका है 7 की पावर 3 होती है 343, तो इकाई का मान कितना है 3, तो इकाई का मान हमारा होगा 3। ये हमारा आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था। अगर किसी संख्या का इकाई का मान निकालना हो, मैंने इसके रूल भी बताए थे, जो भी पावर होगी पावर को 4 से भाग दो, जो शेष बचेगा उसे इकाई के मान पे घात के रूप में रख के आंसर देंगे। तो हमारा शेष बचा 3, इकाई का मान है 7, तो 7 की पावर 3 करेंगे तो कितना 343, तो इसमें इकाई का मान कितना है 3, ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 25% ज्यादा है, और सी की कार्य क्षमता ये गलत है, सी की कार्य क्षमता बी से 28% ज्यादा है। सी की कार्य क्षमता बी से 28% ज्यादा है, तो ये यदि ये तीनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और तो शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। सोल्व करने की कोशिश करें। आइए बात करते हैं। 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। क्वेश्चन में कहा है ए किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है और बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो 25% को लिख सकता हूं 1/4। अगर ए 4 खंबे बना रहा है तो बी 1 अधिक बना रहा होगा, तो कितने अधिक बना रहा होगा 1 अधिक, तो 4। ये अगर ए 4 बना रहा है तो बी कितने बना होगा 5। फिर कहा सी की कार्य क्षमता बी से 28% अधिक है। देखो अगर 5 का 28% निकाले, परसेंट निकलने के बटे में 100 करेंगे तो कितना होगा 1.4, क्योंकि ये 20 20 से भाग करेंगे, 28 1.4, तो इससे 1.4 अधिक काम करेगा। तो अगर B 5 बना रहा तो 1.4 अधिक कितना हो जाएगा, C बना रहा होगा 6.4 खंबे। तीनों मिलकर कितने काम कर रहे होंगे 5 और 4 9 9 और 6 15, तीनों मिलकर 15.4 खंबे बना रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन में पहले लाइन में कहा है ए किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। जब ए रोज 4 खंबे बना रहा है तो 40 दिन में कितने खंबे बना होगा, मतलब 160 खंबे। कुल कार्य कितना है, कुल कार्य कितना है 160 खंबे। लेकिन क्वेश्चन में कहा है तीनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। जब तीनों मिलकर 15.4 खंबे रोज बना रहे हैं तो 5 दिन में कितने हो जाओगे, 5 चौक 20, 15 5 75 277, इतने खंबे बना रहे हो गए। तो शेष कार्य कितना बचा। अगर मैं कुल कार्य में से क्या हुआ कार्य घटा दूं तो शेष कार्य मिलेगा या नहीं, तो शेष कार्य कितना मिला 3, ये 8।
शेष कार्य मिला हमें 83 खंबे। तो 83 खंबे इसमें कहा शेष कार्य बी को करना है। तो बी रोज 5 खंबे बना रहा है, लेकिन शेष कार्य हमारा 83, तो शेष समय कितना लगेगा? तो शेष समय बराबर बी रोज 5 बना रहा है, कुल शेष कार्य बचा 83, तो समय बराबर हो कार्य बटे कुल कार्य बटे एक दिन का कुल कार्य। तो कार्य कितना बचा? 83, लेकिन रोज कितना बना रहा है? 5। तो आंसर कितना आया? 16 5 82, मतलब 16 सही 3/5 दिन, यही हमारा आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा एक दुकानदार क्रम से 25% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है और अभी भी 20% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार द्वारा कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? करने की कोशिश करें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा एक दुकानदार 25% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। एक 25% की और दूसरी देता है 20% की। तो कुल छूट निकाल लो। कुल छूट 25% की एक छूट दी, फिर 20% की एक छूट दी, -25 × 20/100। 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, ये कितनों के 45 -5 कितने बचे? 40% की छूट थी। अगर ऐसे नहीं निकालते, फ्रैक्शन से निकाल लो। अगर फ्रैक्शन से भी नहीं निकालते, 100 से निकाल लो। अगर एमआरपी 100 है, पहली छूट 25% की दी होगी, मतलब 25 कम में दी होगी, 75% में बेच रहा होगा। फिर इसके बाद दूसरी छूट 20% की दी, तो 75 में 20%, 75 दूनी 150, मतलब 15 रुपए की छूट दी होगी। तो 75 में से 15 गए 60, मतलब 60% में बेच रहा होगा, तो 40% की छूट दी। तो देखो ये सीपी और ये एमआर, इसने कहा 40% की छूट दे रहा, तो 60 एमआरपी के 60% में बेच रहा होगा या नहीं? लेकिन वह फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तो लाभ या हानि हमेशा क्रिया मूल्य पे होगा। तो लाभ क्रिया मूल्य हमेशा 100% होगा। लाभ 20% कमा रहा है, तो 120 में बेच रहा होगा। इधर भी बेच रहा है, इधर भी बराबर, तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120, तो सीपी बटे एमआरपी कितना होगा? 1/2। अगर वह कोई छूट ना दे, मतलब 1 रुपए में वो कोई वस्तु खरीदी थी और 2 रुपए में बेच रहा है, तो मतलब दुगने रुपए में बेच रहा है। अगर साफ दिख रहा है कि 100% लाभ होगा, लेकिन निकालना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर एक का लाभ, या 1 रुपए की वस्तु 2 में बेच रहा है, तो 1 रुपए का लाभ या हानि किसको होगी? क्रिया मूल्य पे। 1 का लाभ या 1 पे परसेंटेज में चेंज, गुणा में 100, तो कितना लाभ प्रतिशत बराबर 100%। जल्दी नोट कीजिए क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या? साधारण ब्याज 5 वर्षों की दर से सोम का 1.6 गुना हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों में सोम का 1.6 गुना हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखते हैं। अगर मैंने मान लिया अगर मूलधन 100 है, तो 5 वर्षों में कितना हो रहा है? 1.6 गुना हो रहा, मतलब 1.6 गुना हो रहा होगा, मतलब 100 का 1.6 160। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। अगर मूलधन 100 है तो मूलधन कितना हो रहा है? 160 रुपए। तो ब्याज कितना मिला होगा?
60 रुपए, तो 5 वर्ष में ब्याज मिला 60 रुपए, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला? 12 पंजे 60, मतलब 1 वर्ष में 12 रुपए मिले होंगे। तो दर प्रतिशत बराबर 12 रुपए ब्याज मिला। ब्याज हमेशा किस पे मिलेगा? मूलधन पे। 12 रुपए ब्याज मिला किस पे? 100 पे, और परसेंटेज में चेंज है, गुना में 100, कितना आ गया? 12%। मैंने बताया था 100 से जितना कम या ज्यादा अपने में परसेंटेज होगा। यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 100 रुपए मूलधन था, 12 रुपए ब्याज मिला, तो दर कितनी होगी? 12%। जल्दी करिए नोट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है बिल्कुल। इसने कहा एक रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को क्रम से 6 सेकंड तथा 5 सेकंड में पार करती है, जो विपरीत दिशाओं में क्रम से 5 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए देखते हैं। इसने कहा एक रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को 6 सेकंड तथा 5 सेकंड में पार करती है, जो विपरीत दिशाओं में चल रही है, जिनकी चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड। इन्हें पार कर रही है इसे 6 सेकंड में और इसे 5 सेकंड में। 2 व्यक्ति है, एक की चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, जिन्हें पार कर रही है एक रेलगाड़ी 6 सेकंड में और 5 सेकंड में। तो दूरी बराबर क्या हो? चाल गुना समय। तो दूरी कितनी आ गई? 6 पंजे 30, 10 पंजे 50। मैंने बताया था अगर व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहा हो तो घटा दो, अगर व्यक्ति विपरीत दिशा में, 2 व्यक्ति आपस में विपरीत दिशा में चल रहे हो तो जोड़ दो, लेकिन दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटा दो। 50 में 30 गए 20। अब यहां देखो समय 20 मीटर, यहां देखो ये 6 सेकंड है 5 सेकंड, तो अंतर कितना है? 1 सेकंड। तो मैंने बताया था एकांक समय में चली गई दूरी चाल होती है, तो चाल कितनी आई? 1 सेकंड है, चल रही 20 मीटर, तो चाल आई 20 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बिल्कुल। फिर इसने कहा रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। देखो जब मैं बताया था जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो अपनी दूरी तय करेगी, तो दूरी है चाल, दूरी बराबर हो चाल गुना समय। देखो रेल और व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। दूसरी बात मैंने ये बताई थी, जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी चाल जुड़ जाएगी। अगर एक ही दिशा में चल रही है तो चाल घट जाएगी, लेकिन ये है विपरीत दिशा में, तो लंबाई बराबर हो चाल गुना समय। रेलगाड़ी की चाल है 20, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी। ये ले लो 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 प्लस 5 पार कर रही है 6 सेकंड में, तो 20 प्लस 5 25, 25 इक्का 150। तो रेलगाड़ी की लंबाई आई 150 मीटर। यही हमारा क्वेश्चन था।